हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है क्लास 11th का केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, जो है द्रव्य की अवस्था, द्रव एवं गैस। इस चैप्टर का ये लेक्चर 2 है और आज के इस वीडियो में हम गैस नियम के प्रथम नियम को पढ़ रहे हैं, जो है वाइल्स का नियम। तो वाइल्स का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम वाइल्स के नियम पर ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वाइल्स का नियम क्या होता है पूरी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स भी समझ में आएंगे। तो चलिए देखिए, बाइल्स जो है, बाइल्स के नियम में हमें क्या बात बताया गया, हमें सिंपल से यही बात बताई गई कि कोई भी, समझिएगा, ये एक समझिए एक ये पात्र है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सिंपल सा मैं एक यहाँ पे पात्र ले रहा हूँ, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा, मैं समझाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और समझेंगे ही नहीं तो याद होगा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा समझाने पर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक। अच्छा देखिए, हमने एक यहाँ पे बर्तन लिया है और इस बर्तन में ये एक पात्र आपको दिखाई दे रहा है। इस पात्र में हमने मतलब गैस को भरा है और गैस का एक निश्चित द्रव्यमान हमने यहाँ पे भर दिया है। गैस का एक निश्चित द्रव्यमान हमने इसमें भरा हुआ है। मतलब क्या भरा गया है, इसमें गैस भरा गया है और गैस का क्या है, एक निश्चित द्रव्यमान। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गैस का निश्चित द्रव्यमान भरा गया है। अच्छा, गैस का निश्चित द्रव्यमान का तो मतलब समझ रहे हैं ना, गैस तो भरा गया है, इतनी बात समझ रहे हैं। निश्चित द्रव्यमान का मतलब कि मान लेते हैं इसमें 1 लीटर, अगर गैस 1 लीटर जो हो गया एक निश्चित द्रव्यमान हो गया, मतलब जितना आपने भरा है, जितनी मात्रा है वो एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। तो गैस का एक निश्चित मात्रा, निश्चित द्रव्यमान इसमें हमने भर दिया है, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर ऐसे। तो गैस का एक निश्चित द्रव्यमान यहाँ पे है, तो इस पर इसका जितना आयतन होगा, मतलब बायल्स के नियम में यही बात बताया गया कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है ना, ठीक है ना, जो इसका निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है इस पर, मतलब इस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो गैस आपको दिखाई दे रहा है, इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है। बहुत ही अटपटा सा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट अभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। नियम भी याद होंगे और समझ में भी आएंगे क्या बातें यहाँ पे कहा जा रहा है। मतलब यहाँ पे सिंपल वे में यही बात बताया गया कि ये एक निश्चित द्रव्यमान का क्या है, मतलब ये जो गैस है ये एक निश्चित द्रव्यमान का है। तो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वह उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/, के नीचे होगा तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये नियम याद हो जाए, उसके बाद मैं समझाने पे फोकस करूंगा। अभी मैं केवल याद कराने का फोकस कर रहा हूं, समझाऊंगा ये सभी कुछ क्या होते हैं। तो बायल्स का नियम कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि बायल्स के नियम के अनुसार किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे ना। देखिए यहाँ पे वही बात हमने लिखा है, बायल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, अच्छा यहाँ पे स्थिर ताप मैंने भूल गया, मैं अभी बताता हूं, ठीक है ना। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के समानुपाती, उसके मतलब इस गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान देना है, ये द्रव्यमान थोड़ा सा मिस्टेक से गलत लिख दिया गया है, द्रव्यमान होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें होनी चाहिए। ये जो आपको गैस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक चीजें याद रखना है कि जो ताप होगा वो स्थिर होगा, इस गैस का जो ताप होगा वो स्थिर अवस्था में होने चाहिए
और दूसरा कि इसके मोलों की जो संख्या है, इसकी मोलों की जो संख्या है वो भी स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको दो कंडीशन याद रखना है। तो यही बात कहा गया, बायल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं समझाता हूं कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आयतन जो है दाब के कैसे व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आप समझिएगा, ये हमने एक बर्तन में गैस भर दिया है, यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया है। ये क्या है? पिस्टन है जी। पिस्टन का मतलब क्या है? जैसे कि पंप आपने देखा होगा हवा भरने वाला, तो हम उसको दबाते हैं तो हवा जाता है, तो हम क्या लगा रहे हैं? दाब लगा रहे हैं। तो वही एक पिस्टन है, ये आपको एक पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं? इस पर हम एक दाब आरोपित करते हैं। जैसे ही हमने इस पर दाब आरोपित किया तो ये पिस्टन यहाँ पे था, अब ये पिस्टन जब हमने इसको दबाया तो ये यहाँ पे चला आया। तो जब यहाँ पे ये चला आएगा पिस्टन, तो ये वाले कण भी इसी में ऐड होंगे ना, इसी में ऐड होंगे। तो पहले तो इसका आयतन, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो पहले इसका आयतन जो था V1 वो कितना था? इतना दिख रहे हैं, आयतन थोड़ा बड़ा था, परंतु अब इसका आयतन कितना हो गया जी? यहाँ से ही ना यहाँ पर होगा V2। तो जब दाब यहाँ पे आरोपित कर दिया गया तो उस समय पर आयतन इसका घटा कि नहीं? मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान घटेगा ना। आयतन का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सिंपल सी बात यही कहा गया कि यदि देख रहे हैं हम दाब लगा रहे हैं तो जो आयतन का मान है वो घट रहा है कि नहीं? तो वही आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही सिंपल सा यही होता है कि यदि हम दाब के मान को बढ़ाएंगे तो आयतन का मान घट जाएगा, और यदि आयतन के मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो दाब का मान घट जाएगा। यही तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ना। तो वही बात है कि यदि हम गैस पर दाब लगाते हैं तो आयतन का मान घट जाता है, और यदि गैस पर दाब हम कम करते हैं तो आयतन का मान बढ़ जाएगा। बात आप समझ गए ना? यही बात है। तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, अब आपको समझ में आ गया ना? थोड़ा सा यहाँ पे अभी मैं एक और चीज डीप में समझाना चाहता हूँ, समझा दूँ? टाइम थोड़ा सा लगेगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे अगर समझे होंगे तो सोचिए हमने क्या कहा था। हमने कहा था बायल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, जो निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके मतलब गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ पे हम गैस का दाब थोड़ी ना है, यहाँ पे तो हम दाब आरोपित कर रहे हैं अलग से ना। तो इस दाब के समानुपाती नहीं, इस दाब के व्युत्क्रमानुपाती के बात नहीं हो रहा है, गैस के द्वारा जो लगाया गया दाब है उसके व्युत्क्रमानुपाती। तो आप सोच रहे होंगे कि सर गैस द्वारा यहाँ पे कहाँ से दाब लगाया जा रहा है? तो लगाया जा रहा है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दिए होंगे तो ये बताइए कि ये जो कण है, ये अगर दाब हमने ऊपर से लगाया तो ये जो पिस्टन है यहाँ पे आया होगा। जब ये पिस्टन यहाँ पे आया होगा तो कणों की इसमें संख्या बड़ी होगी, तो कणों की जो संख्या बड़ी होगी तो ये भी तो इस पर बल लगा रहे होंगे, ये कण इन पर बल लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे? तो वही बल मतलब दाब लगा रहे होंगे, इन सभी पर दाब लगा रहे होंगे ना। तो वो जो दाब ये P लगा रहे हैं वही P के क्या होता है? आयतन के मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यही जो दाब है, दिख रहे हैं ना, अगर आयतन का मान देख रहे, आयतन का मान यदि घट रहा है तो दाब का मान बढ़ेगा। जैसे हम आयतन को दबा रहे हैं, ये दबाएंगे तो मतलब आयतन का मान कम होगा। तो आयतन का मान जितना हम कम करेंगे, ये जो कण है और तेजी से बल लगाएंगे। जैसे एक गुब्बारा है, आपने उसमें हवा भरा, तो उसको अगर जितना आप हवा भर दिए उसके बाद उसको मतलब छोटा करना चाहेंगे, उतना ही वो मतलब फटने का चांसेस ज्यादा होता है उस गुब्बारे का। तो वैसे ही इसके फटने के चांसेस क्यों हुआ? क्योंकि उसके हवा के जो कण हैं वो टक्कर कर रहे हैं। वैसे ही इनके भी कण ये स्वतंत्र तल पर टक्कर करते हैं, तो वो टक्कर ही तो दाब है ना। तो यही बात है सिंपल सा कि दाब के मतलब ज्यादा डीप में अगर ना समझ में आए, इतना समझ जाइए कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो गैस द्वारा लगाए गए गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो V समानुपाती 1/P लिख सकते हैं। P मने दाब, V मने आयतन। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए V अब समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे K नियतांक आता है, K × 1/P हो जाएगा। इसी को अगर हम सॉल्व करें आगे तो V = K/P हो जाएगा। यहाँ से अगर केवल K का मान निकालें तो K = V × P हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक ये फॉर्मूला मिल गया, बताइए मिला कि नहीं मिला? K = V × P। K क्या है? स्थिरांक है, ठीक है ना? K क्या है? स्थिरांक। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। अब V क्या है? आयतन है। P क्या है? दाब है। तो यहां से भी हम परिभाषा इस नियम को बोल सकते हैं, यहां से भी हम नियम को कह सकते हैं कि बायल्स के नियम के अनुसार बायल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन तथा उसके दाब के गुणनफल एक स्थिरांक होता है। बात समझ गए? आप यहां से भी परिभाषा कह सकते हैं कि बायल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन तथा उसका दाब के गुणनफल एक स्थिरांक होता है। तो ये भी बुक में कई बुकों में ऐसा भी परिभाषा बोला गया है, लिखा गया है। तो मैंने दो आपको नियम इसका बता दिया, एक तो यहाँ से बोला है, एक यहाँ से। ये फेमस है, ये किसी बुक में है, तो ये भी आप नियम को नीचे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये हुआ आपका बायल्स का नियम, जो कि आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से बेसिक टू हाई क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे अभी इसके 5 नियम पढ़ना है गैस नियम के। पहला हमने देख लिया, दूसरा है चार्ल्स का नियम। तो यदि आपको चार्ल्स का नियम पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर लिख सकते हैं चार्ल्स का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।